Hello dear students, welcome back to the WC24 classes. Today we are going to explain a very important topic from class 10th history from chapter 1, the making of nationalism in Europe. From the chapter The Rise of Nationalism in Europe, we will understand this topic in a very simple and clear way, so make sure you watch till the end. हम सभी लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन कंप्लीट कर चुके हैं टॉपिक। उसके बाद जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन उससे रिलेटेड हमने उसको भी कवर कर लिया। आज हम दूसरा टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इसको कवर करेंगे। ये हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 सेकेंड टॉपिक है। आज हम इसको करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो में सब कुछ समझ में आ रहा होगा क्लियर वे में और आपने बुक भी पढ़ा होगा। तो लेट स्टार्ट। पहले पढ़ेंगे पहला पॉइंट, यूरोप बिफोर नेशनलिज्म। यूरोप नेशनलिज्म से पहले कैसा था? बिफोर नेशनलिज्म यूरोप वाज नॉट अ यूनाइटेड कंटिनेंट। In the 18th century, it was divided into many small kingdoms, duchies, and large empires. नेशनलिज्म से पहले यूरोप एक कंटिनेंट है, सभी सब जानते हैं। तो यूरोप एक यूनाइटेड किंगडम नहीं था, वहाँ यूनिटी नहीं थी, वहाँ नेशनलिज्म नहीं था। तो 18th सेंचुरी में क्या था, वहाँ जितने भी यूरोप है कंट्री हैं वहाँ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किए गए हुए थे। जैसे कहीं किंगडम्स था, कहीं डचीज था, कहीं लार्ज एम्पायर्स था, ऐसे वहाँ पे पार्ट्स डिवाइडेड थे यूरोप में। एवरी रीजन हैड, हर रीजन में क्या था, इट्स ऑन रूलर, इट्स ऑन लॉज एंड इट्स ऑन लैंग्वेज। जितने भी अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए थे यूरोप में, वहां सबका अपना रूलर था, रूल करने वाला, अपना अपना लॉ था, कोई दूसरे का लॉ नहीं एक्सेप्ट करता था, सबका अपना लॉ था कंट्री का। उसके बाद उनके अपने लैंग्वेज थे, वो दूसरे की लैंग्वेज फॉलो नहीं करते थे, हर पार्ट्स में अपने अलग अलग लैंग्वेज वो प्रेफर करना करते थे। So there was no sense of a single nation like Germany or Italy. The idea of nationalism developed much later. तो वहां पे क्या था कि कोई भी कंट्री में मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं था नेशनलिज्म होने से पहले, ना ही उनमें कोई भावना थी यूनिटी की, लिबर्टी की। तो मतलब जैसे कि जर्मनी हुआ, इटली हुआ, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ये यूरोप की कंट्रीज हैं, वहां पे नेशनलिज्म नहीं था। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद स्लोली स्लोली सारे कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में ये स्टार्ट हुआ। जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था वो यूरोप में बहुत ही लेट से डेवलप्ड हुआ। हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, द हब्सबर्ग एम्पायर, द लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी। जब अगर हमें समझना है यूरोप कंट्री के बारे में कैसा वहां पे क्या था, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हब्सबर्ग एम्पायर। इसके बारे में पढ़ लेंगे तो यूरोप के ग्रेट डाइवर्सिटी के बारे में हमें मालूम चल जाएगा। पहला पॉइंट, टू अंडरस्टैंड हाउ डाइवर्स यूरोप वाज द बेस्ट एग्जांपल इज द हब्सबर्ग एम्पायर। अगर हमें समझना है कि यूरोप का डाइवर्सिटी कैसा था, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हब्सबर्ग एम्पायर को समझ लेना। दिस एम्पायर इंक्लूडेड, इस एम्पायर में क्या कौन कौन थे, कौन कौन कंट्री थे? अस्टीरिया, हंगरी, बोहेमिया, लोम्बार्डी, वेंटिया, पार्ट्स ऑफ रोमानिया, क्रोएशिया एंड मोर। अस्टीरिया था, हंगरी था, बोहेमिया था, लोम्बार्डी था, वेनेटिया था, वेनेशिया सॉरी वेनेशिया था, पार्ट्स ऑफ रोमानिया था। ये अलग अलग एम्पायर थे हब्सबर्ग एम्पायर में। The people living here spoke different languages such as German, Hungarian, Slovak, Italian, Romanian, etc. जितने भी अलग अलग कंट्री थे वहां पे, उन सभी में अलग अलग तरीके के लैंग्वेज बोले जाते थे। जैसे कि जर्मन हो गया, हंगेरियन हो गया, स्लोवक हो गया, इटालियन हो गया। हर कंट्री का अपना अलग अलग लैंग्वेज था, डिफरेंट लैंग्वेज। Imagine forming one nation from so many language and culture. That's why nationalism in Europe developed slowly. अब यूरोप में बहुत सारे कंट्री था और सारे कंट्री में हर कुछ अलग अलग था, तो वहां से सबको एक में लाना, यूनिटी में लाना
ये काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए यूरोप में नेशनलिज्म बहुत ही स्लोली स्लोली डेवलप्ड हुआ। ये नहीं कि एक ही बार में वहां पे नेशनलिज्म आ गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कंट्री थे, सभी कंट्री के अपने रूल्स रेगुलेशन थे, उसको छोड़ करके यूनिटी में आना तो थोड़ा टाइम लग गया। थर्ड पॉइंट है द एरिस्टोक्रेसी द ओल्ड अपर क्लास पीपल। तो एरिस्टोक्रेसी, इसको ओल्ड अपर क्लास पीपल बोला जाता है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अ क्लास ऑफ पीपल हु होल्ड हाई सोशल स्टेटस, वेल्थ एंड पावर यूजुअली बाय बर्थ। ऐसे लोग, मतलब सोसाइटी के, जिनके पास ना काफी मतलब वेल्थ हो, पैसा हो, पावर हो, और यूजुअली ये सारे प्रिविलेज उन्हें बर्थ से मिला हो। ये नहीं कि उन्होंने अपना खुद मतलब अपने को अपने लिए किया है, उनके बर्थ से ही उनको ये पावर मिला है। तो बिफोर नेशनलिज्म द एरिस्टोक्रेसी वाज द मोस्ट पावरफुल ग्रुप। नेशनलिज्म होने से पहले जो एरिस्टोक्रेसी था वो बहुत ही पावरफुल ग्रुप था यूरोप का। दे वर लार्ज लैंड ओनर्स विथ ह्यूज एस्टेट। वहां पे बहुत सारे डिफरेंट और बहुत ज्यादा मात्रा में लैंड ओनर वहां पे थे। अलग अलग लैंड ओनर थे सभी के पास, मतलब लैंड मतलब जमीन के मालिक थे, बहुत सारे थे। दे लिव्ड लग्जरियस लिव्स एंड ऑफन स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज ऑफ द हाई सोसाइटी। वो सभी लोग एक लग्जरियस लाइफ इंजॉय कर रहे थे और फ्रेंच लैंग्वेज वो बोल रहे थे अपने हाई सोसाइटी में। बट रिमेंबर द एरिस्टोक्रेटिक्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग मॉडर्न नेशन स्टेट। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए, जो एरिस्टोक्रेटिक थे उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि एक हमारे कंट्री में नेशन स्टेट्स बने, मतलब नेशनलिज्म आए। उन्हें इसका कोई मतलब था ना, वही इंटरेस्ट था ना, वो चाहते थे कि हमारे कंट्री में यूनिटी आए। दे ओनली वांटेड टू कीप देयर पावर एंड स्टेटस। उन्हें बाकी कोई चीज से मतलब नहीं था, मतलब हमारा कंट्री नेशन स्टेट बनता है कि नहीं, फ्रीडम मिलता है कि नहीं, बस उन्हें अपना पावर और स्टेटस को मेंटेन करना था। स्टेटस मतलब जैसे वो लग्जरियस लाइफ जो था, वेल्थ था, वो सबको उनको मेंटेन करना था। बस वो ये चाहते थे कि उनका जो पावर स्टेटस है वो मेंटेन हो, मतलब हमेशा उनके पास रहे। फोर्थ पॉइंट, द राइज ऑफ द मिडिल क्लास द मेन सपोर्टर ऑफ नेशनलिज्म। फिर क्या हुआ, यूरोप में मिडिल क्लास लोग आए, जिसके कारण ये कहा जाता है जो मिडिल क्लास पीपल थे वो मेन सपोर्टर थे नेशनलिज्म का। इसका मैं शॉर्ट बता देती हूँ। जैसे कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यूरोप में, तो वहां पे नॉर्मली क्या था, मतलब बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लोग थे, मतलब बहुत ही वेल्थ था उनके पास, वैसे लोग थे जो रिच पीपल थे, नहीं तो पीजेंट से। अब रिच पीपल जाके तो इंडस्ट्री में काम करेंगे नहीं, और जो पीजेंट्स थे, कॉमन पीपल थे, उनको उनके पास स्किल था नहीं कि वो जाकर के इंडस्ट्री में काम करे। तो उस टाइम एडुकेटेड मिडिल क्लास पीपल का बर्थ हुआ, और वो समझे चीजों को कि कैसे हम लोग को अब नेशनलिज्म चाहिए, हमारे कंट्री को यूनिटी चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही बड़े सपोर्टर्स थे नेशनलिज्म के। Now comes a major change. After the Industrial Revolution, a new social group in Europe, the middle class. क्या हुआ जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद यूरोप में एक नया सोशल ग्रुप बना, उसको बोलते हैं द मिडिल क्लास, बोलते हैं एडुकेटेड मिडिल क्लास बोलते हैं। दिस इंक्लूड टीचर, लॉयर, ट्रेडर, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल। अब उस मिडिल क्लास में कौन कौन थे, टीचर हो गए, लॉयर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हुए, प्रोफेशनल्स हुए, उसके बाद स्टूडेंट्स हो गए। ये सब एडुकेटेड मिडिल क्लास में आते हैं। द मिडिल क्लास सपोर्टेड आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी एंड नेशनलिज्म। जो मिडिल क्लास पीपल थे वो लिबर्टी, इक्वलिटी और नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि सभी के पास इक्वलिटी हो, हमारे कंट्री में नेशनलिज्म हो, और सभी के पास लिबर्टी रहे कंट्री में। दे बिलीव दैट अ मॉडर्न नेशन स्टेट वुड प्रोटेक्ट पीपल्स राइट। उनका मानना था कि अगर एक नया नेशन स्टेट बनता है, मतलब हमारे कंट्री में नेशनलिज्म आता है, तो वो हमारे लोग, जितने भी लोग हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। So the middle class played a major role in spreading the idea of nationalism.
जो मिडिल क्लास पीपल थे ना, एडुकेटेड, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं पूरे यूरोप में नेशनलिज्म लाने के लिए। टॉपिक 5, पीजेंट्स एंड वर्कर द मेजोरिटी सपोर्टर। अब मिडिल क्लास तो आ गए, अब अकेले मिडिल क्लास तो कर नहीं सकते थे क्योंकि उनकी क्वांटिटी काफी कम थी, मात्रा कम थी। तो जो उनके सपोर्ट में कौन आए, पीजेंट्स और वर्कर आए मिडिल क्लास के सपोर्ट में। मोस्ट ऑफ यूरोप्स पॉपुलेशन वर पीजेंट्स एंड वर्कर। जितने भी ज्यादातर जो हम ऐसे भी देखते हैं इंडिया में, सब जो रिच पीपल है ना वो 10% ही है, 90% में मिडिल क्लास पीपल और कॉमन पीपल आते हैं जो पुअर पीपल होते हैं। तो वैसे यूरोप में भी क्या था, वहां पे सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसकी थी, पिजेंट्स और वर्कर्स की थी। दे सफर्ड फ्रॉम हाई टैक्सेज, फ्यूडल ड्यूटीज, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, जैसे कि फ्यूडल ड्यूटीज हो गया, जमींदारी का हो गया, गरीबी हो गया, हाई टैक्स हो गया, इक्वालिटी नहीं मिलती थी उनको, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता था। When the idea of nationalism spread, these groups supported it because they hoped the new system would bring them freedom and justice. जैसे ही आइडिया ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में फैला, मिडिल क्लास जो लोग थे वो बोले कि अब हमें नेशनलिज्म चाहिए, लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो उनके सपोर्ट में अब वर्कर्स और पीजेंट आ गए थे, जो यूरोप की पॉपुलेशन में मेजोरिटी रखती थी। वो सोचे कि अगर नया सिस्टम आता है तब हमें फ्रीडम और जस्टिस मिलेगा। द कंसेप्ट ऑफ अ नेशन स्टेट। अब नेशन स्टेट बनने का कंसेप्ट कहाँ से आया, उसको समझते हैं। फाइनली लेट्स अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। अब हम फाइनली समझेंगे कि नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो आया कहाँ से, क्या होता है। अ नेशन स्टेट इज अ कंट्री वेयर पीपल शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी। नेशन स्टेट एक ऐसे कंट्री को बोलते हैं जहाँ पे जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उन सभी के पास कॉमन आइडेंटिटी होता है। मतलब कि ये नहीं कह सकते, जैसे फ्रेंच में हुआ था ना कॉमन आइडेंटिटी लाने की, नेशनल एंथम लाया गया, नेशनल फ्लैग आया, कि मतलब एक ही चीज सभी लोग यूज करेंगे तो उनके अंदर ये रहेगा कि हाँ हम सभी लोग एक है, तो हमारे अंदर यूनिटी आएगी। तो वैसे ही कॉमन आइडेंटिटी सभी लोगों के पास रहना चाहिए। कॉमन लैंग्वेज, कल्चर एंड हिस्ट्री। सभी जगह पे एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए, उनके कल्चर रिलीजन एक ही होने चाहिए। मतलब रिलीजन अलग हो सकता है बट कल्चर एक ही होना चाहिए। हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री एक होनी चाहिए। तो मतलब सभी चीज कॉमन होना चाहिए था। एंड द गवर्नमेंट वर्क फॉर द पीपल नॉट फॉर आस्किंग। और जो वहां पे जो नॉट फॉर अ किंग, सॉरी, नॉट फॉर अ किंग, जो वहां पे गवर्नमेंट काम कर रही है कंट्री में, वो लोगों के लिए काम करे, ना कि राजा के लिए। फ्रेंच में क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट थी वहां की वो राजा के लिए काम करती थी, लेकिन लोगों का कहना था जो गवर्नमेंट होगी वो हमारे लिए काम करेगी, नॉर्मल पीपल के लिए, प्रजा के लिए करे, सिटीजन्स के लिए करेगी, न कि एक राजा के लिए करेगी। नेशनलिज्म एम्ड टू रिप्लेस ओल्ड एम्पायर्स विथ दीज मॉडर्न नेशन स्टेट। जो नेशनलिज्म का एम था वो पुराने जो भी राजा के ख्याल थे उन सभी को खत्म करता है और एक नए नेशन बनाने की ओर जागरूक होता है। क्विक समरी, जितना पढ़े तो क्विक समरी कर लेते हैं। यूरोप वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी स्मॉल पॉलिटिकल यूनिट। जो यूरोप था वो बहुत अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में बटे हुए थे। द हब्सबर्ग एम्पायर वॉज एक्सट्रीमली डाइवर्स। जो हब्सबर्ग एम्पायर था वो बहुत ही बड़ा था और वहां पे क्या था, सभी कुछ डिफरेंट था, सभी का अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना सब कुछ अलग अलग था। एरिस्टोक्रेट्स वर पावरफुल बट डिड नॉट सपोर्ट नेशनलिज्म। जो एरिस्टोक्रेट्स थे वहां पे, वो पावरफुल थे लेकिन वो चाहते नहीं थे कि नेशनलिज्म आए। द मिडिल क्लास इंट्रोड्यूस्ड एंड सेपरेट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। जो एडुकेटेड मिडिल क्लास आए बीच में नेशनलिज्म इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में, तो वो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को स्प्रेड किए। पीजेंट्स एंड वर्कर ऑल्सो सपोर्टेड इट फॉर बेटर लिविंग कंडीशन। जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे उन्होंने मिडिल क्लास को सपोर्ट किया नेशनलिज्म लाने में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि नेशनलिज्म आता है, नई सिस्टम आता है, तो हमारे लिए भी, हमारे पास भी फ्रीडम और जस्टिस होगा। नेशनलिज्म गोल वाज टू क्रिएट यूनिफाइड नेशन स्टेट। जो नेशनलिज्म का मेन गोल क्या था,
एक यूनिफाइड नेशन स्टेट को फॉर्म करना, मतलब ऐसा कंट्री का फॉर्म करना जहां पे ना यूनिटी हो, लिबर्टी हो, फ्रीडम हो लोगों के पास में। एक टॉपिक है द कांग्रेस ऑफ वियना 1815। यह एक वियना हुआ था, ट्रीटी हुई थी 1815 में ग्रीस में लाने के लिए, सॉरी ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। द कांग्रेस ऑफ वियना 1815, इसको पढ़ेंगे। इट वाज अ मीटिंग ऑफ यूरोपियन पावर हेल्ड इन वियना ऑस्ट्रिया फ्रॉम सितंबर 1814 टू जून 1815। यह एक मीटिंग हुआ था यूरोपियन पावर के बीच में, वियना जो ऑस्ट्रिया में है वहां पे हुआ था। 1814 से जून के 1815 तक हुआ था। यह मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वियना जगह पे। तो वियना जगह पे हुआ था, इसलिए कांग्रेस ऑफ वियना नाम रख दिया गया। इसका पर्पस क्या था? टू ड्रॉ अ न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। जो प्रैब कंट्री थे, पर्सिया, रसिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, इन्होंने क्या किया था? नेपोलियन को हरा दिया था। नेपोलियन जो रिवोल्यूशनरी जितने भी चीजें थी, सिंबल था, उन्हीं को फॉलो कर रहे थे। तो जो प्रैब कंट्री थे वहां पे अभी भी ये क्या था? कंजर्वेटिव में फॉलो हो रहा था, वो मोनार्कियल ही फॉलो कर रहे थे। तो जो प्रैब कंट्री थे उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम फिर से एक नया पॉलिटिकल मैप लाए, और मेनली क्या हुआ कि वही पुराना वो कंजर्वेटिव वाला रूल ही फिर से लागू हुआ कंट्री में। हु अटेंड द कांग्रेस? अब द कांग्रेस ऑफ वियना में कौन कौन गए थे? द बिग फोर पावर दैट डोमिनेटेड द डिसीजन। बिग सबसे मतलब चार ऐसे ऐसे कंट्री गए थे जिनके पास बहुत ही ज्यादा पावर है। तो उसके बारे में, जैसे कंट्री ऑस्ट्रेलिया, रसिया, पर्शिया, ब्रिटेन, इनको प्रैब कंट्रीज भी बोला जाता है। और इन्होंने नेपोलियन बोनापार्टे को डिफीट किया था, और ये कंजर्वेटिव फॉलो करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से रिप्रेजेंटेटिव्स कौन थे? प्रिंस कैलिमन्स वॉन मेटरनिक। पोजीशन क्या था इनका? होस्ट एंड की कंजर्वेटिव लीडर। रसिया से रिप्रेजेंटेटिव थे सर अलेक्जेंडर वन, इनका पोजीशन था वांटेड टू एक्सपेंड बॉर्डर्स। पर्शिया से थे किंग फ्रेडरिक विलियम थर्ड, इनका पोजीशन था वांटेड टेरिटरी। ब्रिटेन, लॉर्ड कैस्टलरेग, लेटर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, इनका क्या था पोजीशन? वांटेड बैलेंस ऑफ पावर। ऑस्ट्रेलिया के जो पोजीशन था वो कंजर्वेटिव्स के लीडर थे। रशिया, उन्हें अपने बॉर्डर को एक्सपेंड करना था। पर्शिया, उनको टेरिटरी चाहिए थी। ब्रिटेन, इनको बैलेंस पावर चाहिए थी। ये चार प्रैब कंट्रीज है जिन्होंने नेपोलियन को डिफीट किया था। उसके बाद फिर कंजर्वेटिव आया था। फ्रांस ऑल्सो अटेंड रिप्रेजेंटेटिव बाय टैलीलैंड बट हैड लिटिल पावर बिकॉज इट हैड बीन डिफेक्टेड। फ्रांस में तो नेपोलियन था, फ्रांस भी इस मीटिंग में गया, मतलब इस कांग्रेस ट्रीटी ऑफ वियना में गए थे। जैसे प्रैब कंट्री थे ना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, पर्शिया, ब्रिटेन, वैसे फ्रांस भी गया था। लेकिन ये जो प्रैब कंट्रीज है उनके पास पावर ज्यादा था और फ्रांस के पास पावर कम था। तो क्योंकि वो अभी जस्ट प्रैब कंट्री से हारा था, डिफीट हुआ था, तो फ्रांस से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? तो टैलीलैंड, ये फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहे थे द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में। ये अभी अभी प्रैब कंट्री से हारे थे, इसलिए इनका पावर कम था, इसलिए इनको वहां पे डिनोट नहीं किया है। और जो वो चार कंट्री थे, पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ये बहुत ही पावरफुल कंट्री थे। बैकग्राउंड, व्हाई वाज इट हेल्ड? अब ट्रीटी द कांग्रेस ऑफ वियना जो था, ये हुआ क्यों था? आफ्टर नेपोलियन बोनापार्टे वाज डिफीटेड इन 1814, यूरोप वाज अनस्टेबल। 1814 में 1799 में नेपोलियन बोनापार्टे की फ्रेंच में एंट्री होती है, फ्रांस में। 1804 में नेपोलियनिक कोड बनता है, और 1814 में जो ये प्रैब कंट्री है वो नेपोलियन बोनापार्टे को हरा देती है। यूरोप वाज अनस्टेबल, फिर क्या हो जाता है? नेपोलियन बोनापार्टे जो थे वो बहुत ही ज्यादा स्प्रेड नेशनलिज्म कर रहे थे, तो जो यूरोप था वो अनस्टेबल हो जाता है।
नेपोलियन रूल हैड स्प्रेड आइडियाज ऑफ, तो नेपोलियन का रूल मतलब जितने भी उसके रूल थे नेपोलियनिक कोड मीन्स वो क्या क्या स्प्रेड कर रहे थे, किस आइडिया को, तो डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, नेशनलिज्म और लिबरल रिफॉर्म, ये इसको प्रमोट कर रहे थे नेपोलियन। द कंजर्वेटिव रूलर वांटेड टू रिवर्स दी चेंज एंड रीस्टोर ओल्ड मोनार्कीज, जो प्रांत कंट्री थे वो अभी भी कंजर्वेटिव्स वाले ही मतलब बातें मानते थे, उनको अभी भी मोनार्कियल सिस्टम ही चाहिए था। तो वो चाहते थे जितने भी नेपोलियन बोनापार्टे जितने भी रूल एंड रेगुलेशन लाए हैं फॉर कंट्री, उसको फिर से रिस्टोर किया जाए, मतलब रिवर्स किया जाए और फिर से मोनार्की की तरफ ही आगे बढ़ा जाए और उसी को अपनाया जाए। एम ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना, मेन एम क्या था जो कांग्रेस ऑफ वियना हुआ था 1815 में, से मेन एम क्या था, मेन एम रीस्टोर मोनार्की द बर्बन डायनेस्टी इन फ्रांस। हम लोग पढ़ चुके हैं लुईस 16 जो थे वो फ्रांस के किंग थे और वो बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो जो फिर प्रैब कंट्रीज आई उन्होंने क्या कहा कि हमें फिर से मोनार्की चाहिए, तो फिर से क्या हुआ, बर्बन डायनेस्टी फिर से आया। टू अंडर द इफेक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में उसकी बातों को खत्म करने के लिए फिर से मोनार्की लाया गया फ्रांस में। एस्टेब्लिश अ बैलेंस ऑफ पावर, फिर क्या हुआ, जो पावर का बैलेंस था उसको स्टैब्लिश करना था, ये नहीं कि सभी के पास हो, अब एक जगह पे पावर रहेगा। सो नो कंट्री वुड बिकम टू स्ट्रांग लाइक फ्रांस अंडर नेपोलियन, जैसे फ्रांस में नेपोलियन आया था तो जो फ्रांस था वो काफी पावरफुल हो गया था, स्ट्रांग हो गया था। तो अब प्रैप कंट्रीज का कहना था, जो कंजर्वेटिव थे उनका कहना था कि अब पावर बैलेंस करने का मतलब कि कोई कंट्री ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, एक ही के पास सारा पावर न रहे, सभी के पास डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रहे। फ्रांस में क्या था, स्ट्रेटेजिक कंट्रीज अराउंड फ्रांस, फ्रांस में पहले मोनार्कियल सिस्टम था, उसके बाद काफी प्रोटेस्ट हुआ, देन उसके बाद वहां पे रिपब्लिक आ गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। तो फिर क्या हुआ, जो नेपोलियन बोनापार्टे जब एंट्री होती है फ्रांस में, देन फ्रांस बिकम टू मच पावरफुल। उसके बाद फ्रांस जो प्रैब कंट्री थे, पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, वो नेपोलियन बोनापार्टे को डिफीट करते हैं। देन उसके बाद वो फिर से मोनार्कियल सिस्टम लाते हैं और बोलते हैं कि अब हम अपने कंट्री की जो बाउंड्री है उसको मतलब स्पेंड करेंगे, मतलब बहुत दूर में फैलाएंगे, जिसके कारण जो फ्यूचर का फ्रांच एग्रेशन है, मतलब फ्रांस जो फ्रांस में फिर मोनार्की से रिपब्लिक गया, रिपब्लिक से अगेन मोनार्की आ गया, तो जो वहां के लोग हैं जो प्रोटेस्ट करेंगे उससे बचने के लिए हम अपने अपने बाउंड्री को स्प्रेड करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रीस्टोर ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर कंजर्वेटिव्स, ब्रिंग बैक रॉयल फैमिलीज हु हैड बीन रिमूव्ड बाय नेपोलियन, नेपोलियन के द्वारा ये हटा दिया गया था जो फ्रांस के जो स्टेट थे, नोवेल्टी, क्लर्जी और कॉमन पीपल। तो पहले नोवेल्टी और क्लर्जी के पास पावर होता था, तो नेपोलियन जब आए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद तो उन्होंने ये हटा दिया था कि जो बर्थ फ्रॉम प्रिविलेज मिला है उसको एबॉलिश किया जाएगा और जितने रॉयल फैमिलीज थे अब वो भी कॉमन पीपल की तरह अब स्टे करेंगे। लेकिन जब फिर कंजर्वेटिज्म आया तो उसने मोनार्कियल सिस्टम लाया और उसके बाद फिर रॉयल फैमिलीज का अपना एक रूल होने लगा और कॉमन पीपल जहां थे फिर वहीं आ गए। नेक्स्ट पॉइंट, सप्रेस द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, अब हर जगह पे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की आइडिया को स्प्रेड करने लगा था, फैलाना था। फोर्थ पॉइंट, मेन डिसीजन ऑफ द कांग्रेस, क्या मेन डिसीजन हुआ था जो कांग्रेस ऑफ वियना 1815 हुआ था, उसका मेन डिसीजन क्या था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है, फ्रांस वाज वीकेंड बट नॉट डिस्ट्रॉय, नेपोलियन के हार जाने के बाद फ्रांस कमजोर हुआ था लेकिन खत्म नहीं हुआ था। फ्रांसिस बॉर्डर वर रिड्यूस्ड टू प्री नेपोलियन बाउंड्री 1792, क्या हुआ था उसके बाद, फ्रांस हैड टू गिव अप ऑल कंकर्ड टेरिटरीज, बर्बन मोनार्की वाज रीस्टोर्ड, लुईस 18 बिकेम किंग। जो फ्रांस के जो बॉर्डर थे नेपोलियन के, जब नेपोलियन आया था आने से पहले जो बाउंड्री फ्रांस के थी उसको नेपोलियन आने के बाद बढ़ा दिया गया।
फिर जब जो भी बाउंड्रीज जगह थी जो फ्रांस ने कंकर्ड की थी, उसको नेपोलियन के हार जाने के बाद उसको फिर वापस करना पड़ा, जितने भी कंट्री से लिए थे। और उसके बाद फिर से बर्बन मोनार्की आ गया था फ्रांस में, मतलब कि अब फिर से एक मोनार्कियल किंग का रूल होगा। तो लुइस 18 बिकेम किंग। लुइस 18 फ्रांस का किंग बनता है। फिर स्ट्रेटनिंग स्टेट अराउंड फ्रांस टू सर्टेन कंटेन फ्रांस। अब कैसे बाउंड्रीज को मतलब डिवाइड किया गया, दिया गया। बेल्जियम प्लस नीदरलैंड, किंगडम ऑफ नीदरलैंड स्ट्रॉन्ग बफेल स्टेट। बेल्जियम और नीदरलैंड को मिला करके किंगडम ऑफ नीदरलैंड बनाया गया, जो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेट बना। पर्सिया गोट टेरिटरी ऑन द फ्रेंच बॉर्डर, रैनी रीजन। पर्शिया को जो था वो फ्रेंच का बॉर्डर मिला, जो रैनी रीजन में आता था। और ऑस्ट्रिया गेन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, लैम्बर्डी, वेनेशिया। और ऑस्ट्रिया को लैम्बर्डी और वेनेशिया जो नॉर्दर्न इटली में आते हैं उसका पावर मिला। मतलब जो फ्रांस ने जितने भी कंकर्ड किए थे, फिर उसको मोनार्की आने के बाद जो फ्रांस ने छोड़ दिया, उसके बाद इन कंट्री में जो पावर था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप। फिर यूरोप में क्या हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन होने लगा था, मतलब जो यूरोप था वो फिर से बनने लगा था। जैसे जर्मनी 39 स्टेट लूजली ज्वाइन इनटू अ जर्मन कॉन्फेडरेशन डोमिनेटेड बाय ऑस्ट्रिया। जो जर्मनी में 39 स्टेट्स थे, अब वो स्लोली स्लोली क्या हो रहे थे, ज्वाइंट हो रहे थे जर्मन कॉन्फेडरेशन के थ्रू, जो ऑस्ट्रिया ने डोमिनेट किया था। पोलैंड डिवाइडेड मेनली बिटवीन रशिया एंड पर्शिया। जो पोलैंड था वो रसिया और पर्शिया में डिवाइड हो गया। नॉर्वे एंड स्वीडन ज्वाइंड अंडर वन क्राउन। नॉर्वे स्वीडन को जोड़ करके एक क्राउन मतलब ताज होता है, मतलब एक रूलर के अंदर में कर दिया गया था। नेचर ऑफ द सेटलमेंट, इसका नेचर क्या हुआ। द सेटलमेंट कैसा था, कंजर्वेटिव, फेवर द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड मोनार्की। जो वहां पे सेटलमेंट हुआ मतलब फिर से एरिस्टोक्रेसी, मतलब एक ऐसे लोग जिनके पास बचपन जन्म से ही प्रिविलेज था, वो काफी वेल्दी थे, पावर थी उनके पास। तो फिर से एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की मतलब किंग का रूल आ गया था। एंटी नेशनलिस्ट अपोज द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। मतलब जो नेशनलिज्म की जो बातें हो रही थी उसको अपोज करने लगा, मतलब कि उसको बंद करने की बात होने लगी, या उसके अपोजिशन में बोलने लगा कि नेशनलिज्म, अब जो कंट्री है अब उसमें नेशनलिज्म नहीं आएगा, ना ही लिबर्टी यूनिटी, ना उनको फ्रीडम मिलेगी। एंटी लिबरल रिजेक्टेड डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिविजुअल राइट्स। मतलब इस सेटलमेंट के कांग्रेस ऑफ वियना में क्या हुआ था, डेमोक्रेसी को हटा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया गया, और जो हर पर्सन के पास अपना राइट्स था उसको भी वापस ले लिया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सभी को अपना अपना राइट्स मिल गया था, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, डेमोक्रेसी आ गई थी, फ्रीडम आ गया था। तो अब उसको खत्म कर दिया गया इस कांग्रेस के थ्रू, ट्रीटी के थ्रू। रेस्टोनिस्ट रिटर्न पावर टू रॉयल फैमिलीज। पहले सभी जो पावर थे वो नोबिलिटी और क्लर्जी के पास था। रेवोल्यूशन होने के बाद कॉमन पीपल को पावर मिला। अब अगेन क्या हुआ, जैसे ही मोनार्कियल सिस्टम फिर से आया, जितने भी पावर थे वो फिर से रॉयल फैमिली, जो अमीर थे घराने के लोग थे, उनके पास वापस आ गया। रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कांग्रेस, जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था उसका रिजल्ट क्या हुआ, तो शॉर्ट टर्म में समझेंगे। पीस मेंटेन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वहां शांति आ गई। मोनार्कीज रिस्टोर्ड इन फ्रांस एंड अदर कंट्रीज, फिर से फ्रांस और अदर कंट्रीज, जैसे फ्रांस में तो मतलब रिपब्लिक आ चुका था, तो उसमें और भी जो कंट्री लोग अपने प्रोटेस्ट कर रहे थे फ्रीडम के लिए, उन सभी में फिर से मोनार्की आ गई। यूरोप रिटर्न टू ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जो यूरोप था, यूरोप कंटिनेंट में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बहुत ही ज्यादा इधर उधर हो गया था, सभी लोग इधर हर कंट्री में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। अब फिर से जो यूरोप था अपने जैसे पहले था उस फॉर्म में रिटर्न आया। लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या हुआ,
suppressed nationalism and liberalism but only temporarily। मतलब कुछ समय के लिए ही नेशनलिज्म और लिबरलिज्म की आइडियाज को, बातों को दबा दिया गया कुछ समय के लिए। द सेटलमेंट कुड नॉट स्टॉप रिवॉल्यूशन। ये जो सेटलमेंट हुआ था कांग्रेस ऑफ वियना में 1815 में, तो वहां पे हुआ था, ये कुछ समय के लिए क्या किया, नेशनलिज्म और लिबरलिज्म को दबाया, लेकिन फिर से ये रेवोल्यूशन को नहीं रोक पाया। कुछ समय के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन फिर कुछ समय के बाद फिर से प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया फॉर फ्रीडम नेशन, टू गेट फ्रीडम, टू गेट नेशन स्टेट, लीड टू अपराइजिंग इन 1830 एंड 1848। फिर से ये पहले क्या हुआ, नीचे था, फिर ऊपर बढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फिर कांग्रेस ऑफ वियना हुआ, फिर सभी नीचे आए, उसके बाद फिर से 1830 टू 1848 में क्या हुआ, ये जो नेशनलिज्म की आइडिया थी ये फिर से बढ़ने लगी, सब में फिर से आने लगा कि अब हमको नेशनलिज्म चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें यूनिटी अब चाहिए। क्रिएटेड फ्रस्ट्रेशन अमंग लिबरल्स, नेशनलिस्ट, मिडिल क्लास, स्टूडेंट, पोएट, वर्कर्स। जब कांग्रेस ऑफ वियना हुआ, इससे किसको ज्यादा इफेक्ट पड़ा, जो लिबरल्स थे उनको ज्यादा इफेक्ट पड़ा, जो नेशनलिस्ट थे उनको पड़ा, मिडिल क्लास को पड़ा, क्योंकि ये भी आइडिया को अपने नेशनलिज्म में स्प्रेड कर रहे थे, जो स्टूडेंट, पोएट्स, वर्कर, कॉमन पीपल थे उनको ज्यादा ये इफेक्ट पड़ा ट्रीटी ऑफ वियना या कांग्रेस ऑफ वियना के लिए। अल्टीमेटली इट फेल्ड टू मेंटेन पीस। अगर हम ओवरऑल देखें, जो कांग्रेस ऑफ वियना हुआ था वो शांति नहीं मेंटेन कर पाया, पीस नहीं मेंटेन कर पाया। कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर से सब लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। यूरोपियन नेशनलिज्म ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, लीडिंग टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जो यूरोपियन नेशनलिज्म था वो फिर से बढ़ने लगा, और फिर उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली में यूनिफिकेशन हुआ 1871, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1871, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इवेंचुअली कंट्रीब्यूटिंग टू वर्ल्ड वॉर 1। इतना कुछ हुआ, कुछ तो आउटकम निकलेगा। इतना कुछ होने के बाद अब धीरे धीरे जो वर्ल्ड वॉर 1914 से स्टार्ट हुआ था उसकी भी थोड़ी थोड़ी चीजें फैलने लगी। मतलब होता है ना, हम लोग आग कैसे लगती है, थोड़ी थोड़ी लकड़ी हम लोग जमा करते हैं तब आग लगती है ना, तो वैसे ही थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ से आने लगी। तो उसके बाद 1914 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। क्रिटिसिज्म ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना। कौन कौन क्रिटिसाइज किया जो कांग्रेस ऑफ वियना था? लिबरल क्रिटिसाइज इट बिकॉज, जो लिबरल थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया, क्यों? इट इग्नोर द राइट ऑफ पीपल। उनका कहना था कि जो कांग्रेस ऑफ वियना हुआ है ये लोगों का राइट्स खत्म कर रहा है। डिड नॉट कंसिडर द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, और ये जो हम लोग का आइडिया था नेशन स्टेट बनाने का, ये उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। रीस्टोर्ड ऑटोक्रेटिक रूलर्स, जो एरिस्टोक्रेटिक रूलर थे उनको फिर से ले आया गया। रिवर्स्ड मैनी प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जितने भी बहुत सारे रिफॉर्म आए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू उनको क्या किया, रीस्टोर या अंडो कर दिया गया, यानी फिर से पुराना वाला ही ला दिया गया, उसको नया वाला को खत्म किया। उसके बाद नेशनलिस्ट क्रिटिसाइज्ड बिकॉज, पहले तो लिबरल किए फिर नेशनलिस्ट किए। नेशनलिस्ट क्यों किए? इट डिवाइडेड पीपल विथ कॉमन कल्चर लैंग्वेज। उनका कहना था अगर जो कंट्री है अगर वो यूनाइटेड नहीं होता है तो ये अलग अलग कल्चर और लैंग्वेज में बट जाएगा फिर से। एग्जाम्पल, जर्मन्स वर डिवाइडेड इनटू 39 स्टेट। उनका कहना था अगर यूनिटी आ जाएगी तो जर्मन एक ही कंट्री बन के रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो जर्मन है वो 39 स्टेट में डिवाइड हो जाएगा, हो चुका है। इटली इनटू मेनी किंगडम, जो इटली थी वो भी बहुत सारे किंगडम्स में बढ़ चुके थे। स्लो डाउन नेशनल यूनिफिकेशन, जो हम लोग का चाह था कि नेशनल जितने भी कंट्री उन सभी का यूनिफिकेशन हो वो रुक जाएगा, इसलिए जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट इन चैप्टर, ये चैप्टर में क्यों इम्पोर्टेंट है, जो
कांग्रेस ऑफ वियना हुआ था, बिकॉज इट शो, ये क्या दिखाता है, क्लैश बिटवीन कंजर्वेटिव्स वर्सेस लिबरल्स। लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स में क्या होता है, एक तरीके से लड़ाई होती है। एक को कहना है कि हमें फ्रीडम चाहिए और एक को कहना है कि हमें मोनार्की ही चाहिए। स्ट्रगल फॉर नेशन स्टेट, नेशन स्टेट के लिए, नेशनलिज्म के लिए, यूनिटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। ओरिजिन ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848, जो रिवॉल्यूशन का मेन ओरिजिन था, मतलब फ्रांस में तो पहले हुआ था, फिर वो खत्म हो गया, फिर मोनार्की आ गया, उसके बाद 1830 से फिर से ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। बैकग्राउंड ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और जो नेशनलिज्म यूरोप में आया उसका ये बैकग्राउंड बन गया। वन लाइन समरी, द कांग्रेस ऑफ वियना 1850 was a conservative attempt to restore old monarchies and suppress nationalism after Napoleon। जो कांग्रेस ऑफ वियना 1815 था उसमें क्या हुआ, कंजर्वेटिव आए, जो डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था, उसको हटा दिया गया, फिर कंजर्वेटिव्स आए और वो फिर से पुराने मोनार्कियल सिस्टम, राजा का रूल वाला, उसे ही लेकर के आए। और जो नेपोलियन के द्वारा नेशनलिज्म को स्प्रेड किया गया था उसको खत्म किए, उसको खत्म मतलब रीस्टोर, मतलब अंडो करना चाहते थे कि सब पहले जैसा ही हो जाए, अब कोई भी मतलब नेपोलियन का जो आइडिया था वो स्प्रेड ना हो। बट इट फेल टू प्रिवेंट द राइज ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप, लेकिन उन्होंने कितना भी कुछ किया लेकिन यह एक विफल हो गया, क्योंकि अब कोई भी मतलब यूरोप को नेशन स्टेट बनने से नहीं रोक सकता था। जो यूरोप के कंट्रीज थे, वहां के लोगों थे, वो समझ चुके थे कि अब हमें किसी भी हाल पे चाहिए फ्रीडम। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, द राइज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। जो लिबरल नेशनलिज्म था उनका राइज कैसे होता है। लिबरल, लिबरल वर्ड कहां से आता है, लिबर, लिबर एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्री। इन 19th century यूरोप इट रिटर्न टू द टू मेन आइडियाज। 19th century में जो यूरोप था उनको अपना दो मेन आइडियाज उनके सामने आया, उनको ये फुलफिल करना था। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ पीपल। उनका कहना था जो गवर्नमेंट है वो लोगों से, सिटीजन से जुड़ा हो, ना कि किंग से जुड़ा हो। डिमांड फॉर, किस चीज का डिमांड था, फ्रीडम स्पीच, प्रेस एंड प्रॉपर्टी, मतलब उन्हें प्रॉपर्टी, प्रेस और स्पीच के लिए फ्रीडम चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, उनको अपने कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था जो कंट्री को अच्छे से, कंट्री को लॉ एंड रूल मिलेगा, जिससे कंट्री अच्छे से चल पाएगा। एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, वो चाहते थे कि जो मोनार्की है, जो किंग का रूल है, वो खत्म हो जाए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी के पास इक्वालिटी हो, सभी के पास समानता हो। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड दीज आइडिया, ये आइडिया सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही इंस्पायर्ड करके लिया गया है। इकोनॉमिक लिबरलिज्म, इसमें था ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक लिबरलिज्म को ही इकोनॉमिक नेशनलिज्म बोला गया है। इनका डिमांड क्या था, फ्री मार्केट, मतलब कि वो कुछ भी करना चाहे अपने मर्जी से मार्केट में कर सकते हैं, सामान लाना है, बेचना है, क्या करना है, कोई राजा, कोई गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर ना करे। फॉर इंटरनल टैक्सेस फिक्स, कोई भी मतलब इंटरनल टैक्स, अंदर से टैक्स लिया था, मतलब वो सिर्फ एक टैक्स पे करेंगे, उसके बाद कोई भी जो अंदर से टैक्स लेता था वो सबको खत्म कर दिया गया, चाहते थे कि नहीं हो। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल, कैपिटल, अब गुड्स मतलब यहाँ सामान, पीपल लोग, कैपिटल मनी, यहाँ कैपिटल मीन्स मनी हुआ। इकोनॉमिक्स में कैपिटल मीन्स मनी होता है, गुड्स मीन्स सामान होता है, पीपल मीन्स लोग होते हैं। वो चाहते थे कि इन तीनों का, गुड्स, पीपल, कैपिटल का इजिली मूवमेंट हो, यहाँ से वहां इनको आसानी से भेजा जा सके और लाया जा सके। एंड ऑफ फ्यूडल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस, जो बिजनेस पे फ्यूडल, फ्यूडल का मतलब होता है जमींदारी का, तो जो पहले खेतों में होता था लेकिन ये बिजनेस में भी लागू हुआ गया था कि जबरदस्ती टैक्स देना है, जबरदस्ती काम करना है, जिसको खत्म किया जाए। एग्जाम्पल, इन 1834 जोल्ब्रियन जर्मन कस्टम्स यूनियन
created a single economic territory, 39 states. This united Germany economically and promoted nationalism. 1934 में जो जॉल्ब्रिन थे वो एक जर्मन कस्टम यूनियन था, उसमें एक सिंगल इकोनॉमिक टेरिटरी लाया गया, जिससे क्या हुआ, जो वहां पे 39 स्टेट्स बने थे उनके लिए एक सिंगल इकोनॉमिक टेरिटरी लाया गया। ये मदद किया जर्मनी को नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, यूनिटी लाने के लिए, लिबर्टी लाने के लिए, फ्रीडम लाने के लिए और वहां पे इकोनॉमिकली बूस्ट करने के लिए। इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज अ लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, तो टॉप उसका 1 था, उसको 2 पढ़ेंगे। व्हेन लिबरल आइडियाज प्लस नेशनलिज्म केम टुगेदर यूरोपियंस बिगेन डिमांडिंग। जब लिबरल आइडियाज वाले लोग और नेशनलिज्म की भावना साथ में आती है तो जो यूरोपियंस थे वो डिमांड करने लगते हैं किसकी, नेशन स्टेट, स्टेट विथ कॉमन आइडेंटिटी कल्चर लैंग्वेज। वो चाहने लगते हैं कि जो लोग हैं उनके पास कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, सेम लैंग्वेज सेम कल्चर होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कैसे गवर्नमेंट होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, मतलब उनको फ्रीडम चाहिए था। इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल सिटीजन, जितने भी लोग थे उनके पास समानता हो और आजादी हो, स्वतंत्रता हो। Thus, liberal nationalism equal to freedom plus equality plus nation building। मतलब लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या हो गया, फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, नेशन हो और बिल्डिंग उसमें से कम कर दिया जाए। बैकग्राउंड बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनल लिबरल नेशनलिज्म, क्या बैकग्राउंड था लिबरल नेशनलिज्म के राइज का। नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड ऑफ 1804 इसको बोला जाता है, नेपोलियनिक कोड को, जो नेपोलियन बोनापार्टे के द्वारा लाया गया था। स्प्रेड मॉडर्न लॉ, जो नेपोलियनिक कोड था उसमें क्या था, कुछ मॉडर्न लॉ को स्प्रेड फैलाया गया, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी के पास समानता होगी, सभी के लिए सेम रूल होगा। एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, मतलब जमींदारी खत्म होगी। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, अब सभी लोग के पास राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब अपना प्रॉपर्टी रख सकते हैं और प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। क्रिएटेड अ न्यू मिडिल क्लास दैट सपोर्टेड लिबरल नेशनलिज्म, एक नया मिडिल क्लास बनाया गया, मतलब न्यू मिडिल क्लास आया, जो मिडिल क्लास आए जो नेशनलिज्म लिबरल नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे टू गेन यूनिटी। रिएक्शन टू कंजर्वेटिज्म कांग्रेस ऑफ वियना 1815, क्या रिएक्शन था कांग्रेस ऑफ वियना 1815 होने के बाद कंजर्वेटिज्म का। आफ्टर 1815 कंजर्वेटिव रूलर रिस्टोर्ड मोनार्की, 1815 के बाद जितने भी कंजर्वेटिज्म थे उन्होंने क्या किया, रिपब्लिक खत्म किया और उसके बाद फिर से उन्होंने मोनार्की सिस्टम ला दिया। दिस एंगर्ड, कौन कौन इससे गुस्सा हुए, तो लिबरल मिडिल क्लास, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, नेशनलिस्ट, कॉमन पीपल। कौन कौन गुस्सा हुए, तो जो नॉर्मल क्लास से बिलोंग करते हैं, प्रोफेशनल हुए, लिबरल क्लास पीपल हुए, स्टूडेंट्स हुए, राइटर्स हुए, ये सब इस बात से गुस्सा हुए। दिस गेव बर्थ टू वाइड स्प्रेड डिमांड फॉर लिबरल नेशनलिज्म। जब वो इतना कुछ हुआ तब क्या हुआ, यह एक जन्म किसको देता है, तो इतना जो कुछ हुआ, कंजर्वेटिज्म आए, लिबरल नेशनलिज्म आए, तो इस जब लोगों को गुस्सा हो गए, उनके पास अपना रूल नहीं था, कोई लॉ नहीं था, मोनार्की थी, तब लोग सोचे कि नहीं अब हमें किसी भी हाल पे लिबरल नेशनलिज्म चाहिए, उसकी डिमांड रखें। फीचर ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी के पास जो लॉ इक्वालिटी होनी चाहिए और लॉ सामान्य होनी चाहिए। एंड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज, जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज था तो उसका खत्म होना चाहिए। पार्लियामेंट्री रूल, अब कोई रूल किंग रूल नहीं करेगा, अब पार्लियामेंट होना चाहिए जो रूल करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, अब जो कंट्री है वो कोई राजा नहीं चलाएगा, ना ही नोबल्टी क्लर्जी चलाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसको फॉलो कर एक गवर्नमेंट होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब कुछ फॉलो करेंगे। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच, बोलने की आजादी होनी चाहिए। इकोनॉमिक फ्रीडम, फ्री मार्केट, इकोनॉमी फ्रीडम मतलब पैसे का लेन देन, और फ्री मार्केट, मार्केट में वो कुछ भी कर सके, उसमें कोई रोक टोक ना हो। अपोजिशन टू एब्सोल्यूट मोनार्की, मोनार्की को खत्म करने के लिए लोग
आवाज उठाने लगे। फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, फिर एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होने लगा। एग्जाम्पल शोइंग राइज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जो शो दिखाता है कि जो कैसे लिबरल नेशनलिज्म का बढ़ावा दिया गया। फर्स्ट है जर्मनी, जॉलब्रेन 1834, लेड बाय पर्शिया, यूनिफाइड 39 स्टेट, रिमूव कस्टम ड्यूटीज। जर्मनी में जॉलब्रेन बनाया गया 1834 में। उसमें क्या था, ये किसके द्वारा लीड किया था, पर्शिया द्वारा लीड किया जाता है। जर्मनी 39 स्टेट में डिवाइड हो चुके थे, तब उसको यूनिफाइड मतलब एक करने की बात की जा रही थी। जितने कस्टम ड्यूटीज थे उसको खत्म करने की बात कर रहे थे। एडॉप्टेड अ कॉमन करेंसी, हर जगह में जर्मनी में अब कॉमन करेंसी मतलब एक ही जैसे रुपये का इस्तेमाल होने लगा था। हर जगह पहले अलग अलग जर्मनी में होता था, तो अब जर्मनी में जब राइज ऑफ नेशनल लिबरल नेशनलिज्म हुआ तो वहां पे हुआ कि नहीं सब आप कॉमन करेंसी यूज करेंगे। इसका रिजल्ट क्या हुआ, डेवलप्ड नेशनल यूनिटी एंड बूस्टेड पॉलिटिकल नेशनलिज्म। इसके कारण क्या हुआ, नेशनल यूनिटी डेवलप हुआ और जो पॉलिटिकल नेशनलिज्म था वो भी डेवलप हुआ। दूसरा क्या हो जाएगा, फ्रांस रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 एंड 1848। फ्रांस रिवॉल्यूशन जो 1830 में हुआ था, फ्रांस में पहले मिल चुकी थी रिपब्लिक, लेकिन फिर से नेपोलियन हार गया तो मोनार्की आ गया। उसके बाद फिर से 1830 में और 1848 में रिवॉल्यूशन हुआ नेशनल स्टेट के लिए। पीपल डिमांडेड, लोगों की क्या डिमांड थी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। वोटिंग राइट्स, वोटिंग होना चाहिए। वोटिंग राइट्स मतलब वोट देके ही कोई भी गवर्नमेंट बनाई जाए। इक्वलिटी, सभी के पास समानता होनी चाहिए। लीड टू फुल ऑफ कंजर्वेटिव रूलर्स, लीड टू फॉल ऑफ, जो वहां पे कंजर्वेटिव रूलर रूल कर रहे थे उनको हटाना चाहिए। इटली मिडिल क्लास लिबरल्स डिमांडेड यूनिफिकेशन, जो मिडिल क्लास थे वो यूनिफिकेशन मांग रहे थे इटली में। मतलब कि उनका कहना था कि अब उन्हें यूनिफिकेशन चाहिए, उनको यूनिटी चाहिए। इटली बहुत सारे किंगडम में डिवाइडेड था। मैजनी फाउंडेड यंग इटली प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म, जो मैजनी वहां के इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने यंग इटली का फॉर्मेशन किया। किसके लिए, तो डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए। ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, लिबरल नेशनलिस्ट अक्रॉस यूरोप सपोर्टेड ग्रीस अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर। जो लिबरल नेशनलिस्ट थे ग्रीस के, यूरोप के, वो ग्रीस को सपोर्ट कर रहे थे ऑटोमन एम्पायर। ग्रीस में किसका रूल था, तो ऑटोमन एम्पायर का रूल था। तो उससे जो यूरोप के कंट्रीज थे ग्रीस को सपोर्ट कर रही थी बचने के लिए और नेशनलिज्म लाने के लिए। सिंबल ऑफ लिबरल नेशनलिज्म प्लस नेशनल फ्रीडम, ये किसका सिंबल बना था, सिंबल ऑफ लिबरल नेशनलिज्म और नेशनल फ्रीडम का ये सिंबल बन के रह गया। मतलब लिबरल नेशनलिज्म मिल गए और नेशनल फ्रीडम वाले जो लोग थे वो सभी मिलके ग्रीस को सपोर्ट करने लगे। सोशल ग्रुप सपोर्टिंग लिबरल नेशनलिज्म, कौन कौन से ग्रुप जो थे वो लिबरल नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, मिडिल क्लास। एडुकेटेड ऑन प्रॉपर्टी, उनका कहना था कि सभी में पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए और खुद पे प्रॉपर्टी पे खुद रूल किया जाए। वांटेड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड फ्री मार्केट्स, उनका कहना था कि सभी के लिए इक्वलिटी बराबर हो और फ्री मार्केट हो, किसी का मतलब उसमें इंटरफेयर ना हो। स्टूडेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल स्प्रेड आइडियाज थ्रू बुक न्यूज़पेपर क्लब, जो स्टूडेंट थे वो अपने नेशनलिज्म के आइडिया को बुक के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा और क्लब्स के द्वारा स्प्रेड कर रहे थे। बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे थे, वांटेड लार्ज नेशनल मार्केट, जो बिजनेसमैन थे उनको एक लार्ज मार्केट चाहिए था, नेशनल लार्ज मार्केट चाहिए। आर्टिस्ट पोएट्स कंपोजर्स, ये आर्टिस्ट पोएट कंपोजर्स क्या कर रहे थे, रिसीव्ड फोक कल्चर टू क्रिएट नेशनल आइडेंटिटी, वो लोग डिफरेंट डिफरेंट फोक कल्चर मतलब कि डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, इसको ला रहे थे नेशनल आइडेंटिटी लाने के लिए। 7th पॉइंट, व्हाई वाज लिबरल नेशनलिज्म इम्पोर्टेंट, जो लिबरल नेशनलिज्म है वो इम्पोर्टेंट क्यों हुआ,
इट प्रिपेयर द बेस फॉर, यह किसके लिए बेस प्रिपेयर करता है? तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ग्रीस, बेल्जियम, पोलैंड, नेशनल मूवमेंट, रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 एंड 1848। ये सब क्या लाता है? तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली में यूनिफाइड होता है, जर्मनी में यूनिफिकेशन होता है, ग्रीस, बेल्जियम, पोलैंड में नेशनल होता है, नेशनल मूवमेंट्स होना स्टार्ट होता है, रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 और 1848 होता है, एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क होता है कि मतलब अब मोनार्कियल रूल खत्म होगा, राइज ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट, नए नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, राइज होने लगता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस था लिबरल नेशनलिज्म का? स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज, मतलब कि डेमोक्रेटिक आइडियाज थे उसको बढ़ावा देना था, डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म था उसको खत्म करना था, ग्रोथ ऑफ एडुकेटेड पॉलिटिकली अवेयर मिडिल क्लास, जैसे एडुकेशन में ग्रोथ होना था, पॉलिटिक जो मिडिल क्लास लोग थे वो पॉलिटिकली अवेयर हो रहे थे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जोलोब्रिन, जो जोलोब्रिन जर्मनी में था वहां पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ, मतलब एक 39 स्टेट के लिए एक यूनिटी बनाई गई हुई थी इकोनॉमी को, स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर नेशन स्टेट, नेशन स्टेट के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिमांड सभी कंट्री की तरफ से रखा गया था कि अब उन्हें एक नेशन स्टेट चाहिए, सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 एंड 1848 टू 48, ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए जो 1830 1848 में हुए, नेशनल यूनिफिकेशन मूवमेंट, हर कंट्री को नया बनाने के लिए यूनिफिकेशन मूवमेंट्स किए गए, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए, मूवमेंट्स किए गए जो कंट्री को यूनिफाइड कर सके, फाइनल फॉर्मेशन ऑफ मेनी यूरोपियन नेशन बाय 1871, 1871 में क्या हुआ था, ऐसे बहुत सारे कंट्री थे यूरोप के जहां पे न्यू स्टेट का फॉर्मेशन हो गया था, मतलब वहां पे यूनिफाइफिकेशन हो गई थी यूरोप में। एक नया टॉपिक पढ़ेंगे उसे, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का क्या है, तो द रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी कौन थे? हु वर द रिवोल्यूशनरीज, रिवोल्यूशनरीज कौन थे? दे वर लिबरल, नेशनलिस्ट, एडुकेटेड, मिडिल क्लास। कौन कौन थे? तो लिबरल थे, नेशनलिस्ट थे और एडुकेटेड मिडिल क्लास पीपल थे। पीपल लाइक टीचर्स, लॉयर्स, स्टूडेंट, राइटर इटीसी, कौन कौन थे? तो उसमें टीचर्स आते थे, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, राइटर और मतलब नॉर्मल कॉमन पीपल आते थे। दे बिलीव्ड इन, वो किसमें विश्वास करते थे? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, सभी पर्सन के पास अपना आजादी होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, सभी के पास सेम लॉ होना चाहिए और समानता होनी चाहिए, नेशन स्टेट बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट ऑफ पीपल, जो नेशन है ना वो लोगों पे डिपेंड हो, सिटीजन पे डिपेंड हो, ना कि किंग पे डिपेंड हो। वाई डिड दे वांट, उन्हें ये क्यों चाहिए था? रिवोल्यूशनरीज वांटेड टू, रिवोल्यूशनरीज क्या चाहते थे? इंड मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज, वो चाहते थे कि जो मोनार्की किंग का रूल है और जो वेल्दी पीपल का रूल है वो खत्म हो जाए। रिमूव फॉरेन रूल, जो बाहर कंट्री का रूल लाया गया है कंट्री में उसको भी खत्म करना चाहते थे। क्रिएट इंडिपेंडेंट नेशन, उन्हें अब एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए था। इस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट करना था, मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट काम करती। स्प्रेड आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड नेशनलिज्म, मतलब कि हर जगह पे लिबर्टी, इक्वलिटी और नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड कर फैलाना था। हाउ डिड दे वर्क, ये काम कैसे किया? फॉर्म्ड सीक्रेट सोसाइटीज, उन्होंने क्या किया? सीक्रेट सोसाइटीज बनाया फॉर गेटिंग नेशनलिज्म। एग्जाम्पल जो है जोसेफ मैजिनी, इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप का सीक्रेट सोसाइटीज बनाया इस नाम से, और ये इटली के रिवोल्यूशनरीज थे। स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज अमंग पीपल, लोगों के पास जितने भी लोग थे उन सभी के बीच में नेशनलिस्ट के आइडिया को स्प्रेड किया।
encouraged revolt and uprising against kings and empire। उन्होंने लोगों को क्या किया, इंकरेज किया कि वो कैसे जो नेशनलिज्म है उसके लिए बोले और किंग और एम्पायर का जो है वो अगेंस्ट में अपोजिशन में बोले, उसका अपोज करे किंग और एम्पायर्स की। फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग कॉमन पीपल। जो कॉमन लोग थे उनके बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप किया और उस पर फोकस किया कि कितना जल्दी हो सके वो नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप कर पाएंगे। What was the main aim? मेन एम क्या था उनका? Their ultimate aim was to create nation state where उनका एक अल्टीमेट गोल था कि वो एक नेशन स्टेट का फॉर्म करे। पीपल शेयर्ड अ कॉमन आइडेंटिटी, जो वहाँ के लोग हैं उन सभी के पास कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल, जो गवर्नमेंट है वो लोगों की तरफ से बोले, लोगों के लिए काम करे, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए। राइट्स एंड फ्रीडम वेयर प्रोटेक्टेड, जहाँ पे लोगों का राइट्स और फ्रीडम मतलब राइट्स मतलब अधिकार और फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता आजादी, वहां पे प्रोटेक्शन उसको मिल पाए। इम्पोर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि यहाँ पे इसको पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट था। जो रिवोल्यूशनरीज प्लेड अ बिग रोल इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म अक्रॉस यूरोप, जितने भी रिवोल्यूशनरी थे उन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की भावना को फैलाने में। दे इंस्पायर्ड मेजर मूवमेंट्स इन इटली, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी एंड अदर रीजन। उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स करवाए, उससे इंस्पायर होके इटली, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और अदर रीजन को भी इंस्पायर्ड किया कि कैसे वो बहुत मूवमेंट कर सके फ्रीडम के लिए। They helped lay the foundation for the unification of Italy, Germany and later। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इटली जर्मनी की यूनिफिकेशन में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प किया, कैसे इटली जर्मनी यूनिफाइड हो पाए। इन शॉर्ट में इस पूरे को समझेंगे। रिवोल्यूशनरीज वर लिबरल्स नेशनलिस्ट हु बिलीव्ड इन फ्रीडम, इक्वालिटी एंड द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। रिवोल्यूशन और जो लिबरल नेशनलिस्ट होते हैं, रिवोल्यूशनरीज और जो लिबरल नेशनलिस्ट होते हैं वो विश्वास करते हैं कि इसमें फ्रीडम, आजादी, इक्वालिटी, समानता और एक नए नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करने में। दे वर्कड थ्रू सीक्रेट सोसाइटीज टू स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज एंड encouraged पीपल टू फाइट अगेंस्ट मोनार्की एंड फॉरेन रूल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज के साथ मिल करके पूरे जगह पे आइडिया ऑफ नेशनलिस्ट को स्प्रेड किया, फैलाया और लोगों को उन्होंने इनकरेज किया कैसे वो मोनार्की और फॉरेन रूल के खिलाफ में लड़ सके, बोल सके कि अब उन्हें मोनार्की और फॉरेन रूल नहीं चाहिए, अब उन्हें आजादी चाहिए। देयर मेन एम वाज टू क्रिएट नेशन बेस्ड ऑन द विल ऑफ पीपल। उनका मेन एम क्या था कि वो एक नेशन का फॉर्मेशन करे जो किस पे बेस हो, विल ऑफ पीपल विच हेल्प स्प्रेड नेशनलिज्म अक्रॉस यूरोप। उनका मेन एम था कि वो लोगों में ये फीलिंग ला सके कि कैसे जो वो नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करेंगे पूरे यूरोप में और लोग उसकी मदद से कैसे वो खुद के एक फ्रीडम उन्हें मिल पाएगा, यूनिटी मिल पाएगी। तो उनका मेन एम यही था कि लोगों के अंदर फीलिंग को डेवलप करना नेशनलिज्म का, और कैसे लोग इस पे रिएक्ट करते हैं और कैसे वो मोमेंट्स प्रोटेस्ट करके अपने कंट्री को यूनिफाइड कर लेते हैं। एक तो इनके बारे में पढ़ते हैं। जूसिफ मैजनी, ये इटली के एक रिवोल्यूशनरी थे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली में पढ़ना ही पड़ेगा इसके इनके बारे में। हु वाज ही, ये कौन थे? जूसिफ मैजनी वाज एन इटालियन रिवोल्यूशनरी हु प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म इन यूरोप। जो जूसिफ मैजनी थे वो इटालियन मतलब इटली के एक रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे। यह एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं यूरोप में, नेशनलिज्म लाने में मदद करते हैं, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, लोगों को मतलब फीलिंग डेवलप करते हैं नेशनलिज्म का। Why is he important? ये important क्यों है? He believed that nation should be free and democratic। उनका मानना था कि जो एक नेशन होता है वो आजाद होना चाहिए और डेमोक्रेटिक होना चाहिए, वहां पे किसी की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। He strongly opposed monarchy and foreign rule।
वो जो मोनार्की, राजा का जो रूल था, मोनार्की और फॉरेन रूल जो बाहर कंट्री से रूल लाके यहाँ पे यूज किए जाते थे, उसके अगेंस्ट में था। ही इंस्पायर्ड मेनी यंग पीपल टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। उन्होंने बहुत सारे यंग लोगों को इंस्पायर्ड किया कि वो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के लिए फाइट कर सके। What did he do? उन्होंने क्या क्या किया? फाउंडेड टू इम्पोर्टेंट सीक्रेट सोसाइटी, उन्होंने दो इम्पोर्टेंट सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन किया। यंग इटली 1831, यंग यूरोप 1834। यंग इटली पहला सोसाइटी जो 1831 में उन्होंने फॉर्म किया था, और यंग यूरोप जो 1834 में उन्होंने किया। ही वांटेड टू यूनाइट इटली इनटू अ सिंगल इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। इन्होंने क्या किया, इटली में बहुत ज्यादा मदद किया कि वो एक सिंगल इंडिपेंडेंट रिपब्लिक इटली बन पाए। वो ये चाहते थे, उसमें उन्होंने मदद किया। व्हाट वाज हिज आइडियोलॉजी? उनका आइडियोलॉजी क्या था? सपोर्टेड डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। वांटेड नेशन स्टेट ऑन द व्हील ऑफ द पीपल, वो चाहते थे कोई भी नेशन जो स्टेट हो वो लोगों पे चले, ना कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन पे हो। मतलब जो नेशन स्टेट में हो वहां पे कॉमन पीपल, नॉर्मल पीपल पे भी ध्यान दिया जाए, उनके लिए काम किया जाए। इनकरेज रिवॉल्ट्स अगेंस्ट किंग एंड एम्पायर्स, उन्होंने लोगों को इनकरेज किया कैसे वो किंग और एम्पायर्स के प्रति रिवॉल्ट ला सके, अपोज कर सके किंग और एम्पायर का। इन शॉर्ट में देखेंगे, Giuseppe Mazzini was an Italian revolutionary who worked to unite Italy and spread nationalism in Europe. Giuseppe Mazzini एक इटालियन रिवोल्यूशनरी, इटालियन क्रांतिकारी थे जिन्होंने किस पे काम किया, तो इटली को यूनाइटेड करने के लिए और पूरे यूरोप में नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए। He founded secret societies like Young Italy and Young Europe to promote democratic ideas. उन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया, जैसे यंग इटली और यंग यूरोप। इसकी मदद से उन्होंने डेमोक्रेटिक आइडियाज को प्रमोट किया हर जगह पे। मैजनी बिलीव्ड इन क्रिएटिंग नेशन स्टेट बेस्ड ऑन विल ऑफ द पीपल एंड इंस्पायर्ड मेनी नेशनलिस्ट मूवमेंट। जो मैजनी थे वो बिलीव करते थे कि जो नेशन होना चाहिए ना वो लोगों पे डिपेंड होना चाहिए, और उन्होंने बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हुए उसमें भी लोगों को इंस्पायर किया कि कैसे वो नेशनलिस्ट मूवमेंट करके अपने कंट्री को यूनाइटेड कर सकते हैं। तो ये जोसेफ मैजनी के बारे में हमने पढ़ लिया। तो हमारा जो टॉपिक 2 था, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो कवर हुआ। हमने चैप्टर 1 क्लास 10th हिस्ट्री जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका फर्स्ट पॉइंट द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन कवर कर लिया है। हमने दूसरा भी टॉपिक मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको भी कवर कर लिया है। अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, आप इसको अच्छे से पढ़े, बुक रीडिंग करें, और जो मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवीजन करें, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।